नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। आज एक बहुत खास मौके को लेकर आपके बीच में हूँ। दरअसल आज विश्व हेरिटेज डे है, यानी विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आपके बीच में इस वजह से है, क्योंकि अशोकनगर जिले में पुरा संपदा का इतना बड़ा खजाना है कि इस पर अगर काम करते रहें तो वर्षों के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। अशोकनगर जिला एक ऐसा इलाका है पुरातत्व को लेकर, पर्यटन को लेकर, इतिहास को लेकर और दूसरी बड़ी-बड़ी चीज़ों को लेकर जो हमारे अतीत के और इतिहास के विषय रहे हैं। एक ऐसा जिला और ऐसे जिले की सीमा जिसमें जीवाश्म मिलते हैं, शैलचित्र मिलते हैं जो आदिम सभ्यताओं के और शुरुआती मानवों के बारे में या उनकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा अलग-अलग व कालखंडों में यहाँ की जो स्थापत्य कला से जुड़ी चीज़ें हैं, वो हमको देखने को मिलती रहती हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, ताल, तलैया, कुआँ, बावड़ी इतिहास के गवाह के तौर पर यहाँ काम करते रहते हैं। खंडरों में हो चुके मंदिर और इन मंदिरों में जो संस्कृतियाँ हैं, वो बड़ी गज़ब की इसलिए हैं कि ये जिले भर की जो संस्कृति में आप शैव परंपरा के मंदिर देखेंगे, वैष्णव परंपरा के मंदिर देखेंगे, शाक्त परंपरा के मंदिर देखेंगे। अशोकनगर एक ऐसा जिला है, जहाँ पर हिंदू मत के अलावा इस्लाम, बौद्ध और जैन तीनों से जुड़ी चीज़ें हमको यहाँ मिलती हैं। कुछ अलग-अलग साइट जिन्हें कह लीजिए या पुरातत्व के हिसाब से कुछ स्थान कह लीजिए, तो उनमें इतनी सारी संभावनाएँ हैं पुरातत्व को लेकर, पर्यटन को लेकर कि जितनी की जा सकती हैं जनक तरीके से अशोकनगर पर्यटन के या पुरातत्व के मानचित्र पर उस तरह से नहीं है जितना होना चाहिए। तो विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इस वजह से ये कार्यक्रम आपके बीच में है कि लोग समझ सकें अशोकनगर को इतिहास के नज़रिए से, धरोहरों के नज़रिए से। कौन-कौन सी चीज़ें हैं इन पर हम बात करने के लिए आपके सामने हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ में हैं जो लगातार इन सब पे बात करते रहते हैं। हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। इतिहास से जुड़े विषय के जानकार हैं हेमंत दुबे जी, वो हमारे साथ में हैं आज और लगातार आप अशोकनगर की धरोहरों में उनको मेरे साथ देख रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। जी, साथ में सहराई कॉलेज में इतिहास के ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं, वो भी आज हमारे साथ में रहेंगे। हेमंत जी के साथ में एक और मनीष शर्मा जी भी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं। अतुल जी आपका भी स्वागत है, मनीष जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा पुरातत्व और पर्यटन पर एक बड़ा काम करने वाले मुंगावली के प्रशांत गोयल हमारे साथ में आजकल डेक्कन कॉलेज पुणे से पुरातत्व पर शोध प्रबंधन का काम कर रहे हैं, तो वो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जी। इसके अलावा भी हमारे साथ और मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे और हमारे साथ एक मेहमान और हैं इस समय, किसी कारण से स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे वो। चलिए तो उनको भी जोड़ते हैं और थोड़ी देर से नीरज जी आ चुके हैं हमारे साथ में। नीरज वर्तमान चंदेरी से हैं और इस समय अशोक जिला लेवल पर जो पुरातत्व की समिति होती है, पुरातत्व एवं संवर्धन समिति, उसके सदस्य भी हैं। तो नीरज जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार तो सभी को। आप सभी को एक साथ फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आज के दिन के लिए जुड़े और आप सभी को चूँकि आप इतिहास के बारे में, पुरातत्व के बारे में, पर्यटन के बारे में काम करते रहते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएँ आपको लिए और आपके काम खूब आगे बढ़ें, आपके नाम हो, मैं आपकी ऐसी शुभकामनाएँ आपके लिए करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की चीज़ें वेरिएशन में है, वैरायटी में हमारे पास में है, तो उसको लेकर कुछ इलाकों की बात कर रहा था, तो चंदेरी कितनी समृद्धशाली व्यवस्था है हमारे पास इसमें काम करने के लिए। ईंदार गाँव एक बहुत बड़ी व्यवस्था है इस पे काम करने के लिए। पर्यटन को लेकर जो है या पुरातत्व को लेकर तुमैन गाँव में बहुत काम हो चुका है। कदवाय अपने आप में एक बहुत बड़ी साइट है। इसके अलावा और छोटे-छोटे इलाके हैं जहाँ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो हेमंत सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपके कई सारे शोध प्रबंधन हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो पहले तो आपको आज के दिन विशेष की बहुत बधाई और बहुत-बहुत बधाई आप सभी को भी। अगर मैं अशोकनगर को आपके नज़रिए से समझने की कोशिश करूँ कि धरोहर के रूप में वो किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ है और क्या जितने हकदार हम हैं, उतनी सहूलियत और उतनी प्रसिद्धि हमको मिल पाई क्या? अशोकनगर वास्तव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की उन चुनिंदा जिलों में शुमार है, जहाँ पुरातत्व
चप्पे, मैं ये कहूंगा गांव गांव और चप्पे चप्पे में हमको यहाँ पुरातत्व देखने को मिलता है। और ये जो पुरातत्व है वो हमें प्री हिस्ट्री से लेके आधुनिक समय तक का मिलता है। तो लेकिन इस पर जितना काम किया जाना था मुझे लगता है उतना काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। काम पिछले 10 सालों में कुछ देखने को हमको मिलता है, जिसने थोड़ा बहुत, जो सोशल मीडिया की वजह से मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी का इस पे जितना काम किया जाना था उतना नहीं हुआ है। यदि वास्तव में अशोकनगर की पुरा संपदा को हम अगर राष्ट्रीय पटल पर ला पाते हैं तो ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण जिला बन के उभर सकता है। तो मैं इसमें एक्चुअली में आपने जैसे कहा कि कालखंडों के हिसाब से भी अगर देखूं तो आपने लगातार इस पर काम करिए, तो अकेले भवन की बात करूं, स्थापत्य की बात करूं, तो कौन कौन से समय की या कौन कौन सी शैलियां पूरे अशोकनगर में मिलती हैं और कहाँ कहाँ सबसे बड़ी साइटें देखते हैं आप? सबसे ज्यादा देखा जाए तो हमको गुप्ता पीरियड से मिलना स्टार्ट होता है, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी से पुरावशेष मिलना स्टार्ट होता है जी। गुप्ता पीरियड के बाद में फिर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी तक का पुरातत्व सबसे ज्यादा मिलता है। प्री हिस्ट्री के कुछ हमें जैसे जीवाश्म मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, आदि मानवकालीन कुछ रॉक पेंटिंग साइट्स मिली हैं। ये रॉक पेंटिंग साइट्स तो हमारे पास खैर दर्जनों में है, दर्जनों की संख्या में मिली हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये आदि मानव की गतिविधियों से लेके आधुनिक मानव तक की गतिविधियों के यहाँ अवशेष मिले हैं हमें। और प्राचीन मध्यकालीन इन सभी समय का हमको भरपूर स्थापत्य मिला है, मंदिर मिले हैं, मठ मिले हैं, यहाँ तक कि हमें मस्जिदें मिली हैं, दरगाहें मिली हैं। तो ये जैन जिनालय मिले हैं, बौद्ध स्तूप मिल रहे हैं, इनके अवशेष मिले हैं, टूमेन में हमको मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इतिहास के सभी कालखंडों से हमको चीजें मिलती हैं। स्पेशली गुप्ता पीरियड के बाद से हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उससे पहले की शायद मुझे लगता है नष्ट ज्यादा हो गई। नष्ट, चूंकि आप नष्ट कह रहे हैं तो एक चीज इसमें अभी जब आपके साथ तो आप कह रहे थे सोशल मीडिया पर, तो हम एसआर अशोकनगर पर अशोकनगर की धरीहर चीजें में इस तरह की चीजों को लगातार ला रहे हैं। और एक चीज उसमें ये देखने को मिल रही है कि 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद जब इस्लाम ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया या उनके लोग आए, तो तोड़ फोड़ का जो सिस्टम बना उसके बाद लगता है कि बहुत बड़ी संपदाएं हमारी नष्ट भी हुई है, क्योंकि जो बची हुई है वो बड़ी खंडरनुमा स्थिति में है। खैर वो अपनी जगह है, मैं इस पे और आपसे बीच में बातचीत करता रहूंगा। मगर प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए तो अशोकनगर अपने आप में एक बहुत समृद्धशाली चीज है, क्योंकि मैंने पहले से ही आपसे कहा कि मानव निर्मित चीजें तो अपने आप में है ही, मगर और नदी का एक पूरा का पूरा जो सरफेस है या पूरा का पूरा उसका इलाका है, उसमें वो सब चीजें मिल सकती हैं जो एक मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो शैल चित्र मिलते हैं, जो यहाँ पर बड़े स्तर पर मानव जो है गतिविधियों के केंद्र पुराने समय की बताती है। इसके अलावा एक बड़ा जलप्रपात हमको मिलता है, इसके अलावा कई छोटी छोटी जगह भी मिलती हैं। तो इन पर लगातार काम करते रहे सहराई कॉलेज के प्रोफेसर अतुल गुप्ता जी भी हमारे साथ में। बहुत साल पहले, करीब 8-10 वर्ष पहले, सबसे पहले शैल चित्र के बारे में जब मैं पहली बार खबर करने के लिए गया था, तो अतुल जी आपको ध्यान होगा नानोन के शैल चित्रों से शुरुआत आपने की थी। तो अगर ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो कितना प्राकृतिक जो है अपने पास जो है संपदा है। जी अतुल जी। एक जी आ रही है आपकी आवाज? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हितेंद्र जी। एक्चुअल में ये बात हमारी आपकी लगभग मार्च 2010 की है ये बात, जी। जब आपने इन शैल चित्रों का भ्रमण किया था और यहाँ पे और नदी पे जो सिद्ध बाबा के स्थान है वहाँ हम लोग मिले थे। और उस समय ग्वालियर के आयुक्त महोदय के परिवार के भी लोग थे और हमारे यहाँ अशोकनगर से जिला जनसंपर्क अधिकारी महोदय भी हम लोगों के साथ थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा था। आपने बहुत अच्छा उसको मीडिया में स्थान भी दिया था, कुछ काम भी हुआ है उस पर, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है संभावनाएं जिन पे हम और आप लोग मिलकर के आज बात करेंगे थोड़ी। जी। तो
तो जो शैल चित्र मिल रहे हैं और आपने देखे हैं, तो कितना पुराना शैल चित्र और उनमें कौन कौन सी चीजें जो है सामने आ रही हैं उस समय की हमको? जी, मैं आपकी बात तो को स्पष्ट करूं इससे पूर्व थोड़ा सा एक ब्रीफ, यदि आपकी अनुमति हो और हमारे दर्शकों की अनुमति हो, तो मैं थोड़ा सा एक नानौन का ओवरव्यू, यहाँ जो नानौन पे जो शैल चित्र मिले हैं, जैसा कि भाई अभी हेमंत जी ने कहा था कि यहाँ बहुत सारी साइट्स मिली हैं, लगभग 10 से 12 साइट हैं जो शैल चित्रों की हैं, लेकिन उसमें जो नानौन है, लिखिदांत है, वो सबसे समृद्ध साइट है। हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करें तो ये लगभग हमारा चंदेरी मुंगावली का जो रोड है, यहाँ से लगभग चंदेरी से हम लोग देखते हैं तो लगभग 28 किलोमीटर के लगभग पड़ता है जो नानौन है। और ये उर्वशी, जिसे हम लोग वर्तमान में और नदी भी कहते हैं, उसके किनारे मतलब ये बना हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से 5 रॉक शेल्टर हैं सर, इसमें 5 है ना, जो 5 रॉक शेल्टर हमें ऐसे मिलते हैं, इस तरह के बने हुए हैं, 5 रॉक शेल्टर हैं। और इसमें से कुछ भीमबेटका के समकालीन हैं और कुछ उससे पहले भी हैं। हालांकि इतिहास के कालक्रम को लेकर के कुछ मतिभ्रम है, अभी आगे फिर कभी उस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने इतिहास का कालक्रम हमारे सामने मौजूद है, उसमें भी मतलब अधिकांश शैल चित्र हमें भीमबेटका के समकालीन है और कुछ शैल चित्र हमें उससे पहले के मिलते हैं। हम अगर हितेन जी, हम अगर इन शैल चित्रों, मतलब जो रॉक शेल्टर हैं जिनमें शैल चित्र बने हैं, इनकी हम लोग हाइट की अगर बात करते हैं तो इनकी हाइट 25 से 40 फीट तक है। मतलब ये लगभग इनकी जो मतलब हाइट है वो 25 से 40 फीट तक है। बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि जब हम आमखो के आसपास के इलाके में जब इन शैल चित्रों पर काम कर रहे थे, तो आप सही कह रहे हैं, हमने 40 फीट का एक लंबा शैल चित्र देखा था जिसमें उस समय के मानवों के जो काम थे वो उल्लेखित किए गए थे। मैं एक्चुअली में वही जानना चाह रहा था कि पूरी और नदी घाटी में अलग अलग स्थानों पर जो शैल चित्र मिल रहे हैं, ये एक दृश्य जो चल रहा है, मैं उस पर बात करूंगा, पहले आपकी बात पूरी करना चाह रहा हूँ। तो इनमें कौन कौन सी चीजें उल्लेखित हो रही है जो दृश्यों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से आती है? हाँ जी, ये जो शेल्टर्स हैं, 5 रॉक शेल्टर हैं, इनमें हम लोग चूंकि उस समय का जो आदि मानव का जीवन था, या हम लोग आदि मानव उसको जो कहते हैं, कुछ शब्द आए हैं है ना, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास का आरंभिक चरण था। और उसमें हमें जो शैल चित्र मिलते हैं, उसमें हमें हाथी का शैल चित्र मिलता है, हमें शेर का मिलता है, 12 सिंगा मिलते हैं, हिरण मिलते हैं, फिर मानव के भी मिलते हैं, फिर सूकर, बैल, बंदर, फिर नेवला, सर्प, मछली, मगरमच्छ, मोर, ऊंट और कई प्रकार के पक्षी और छिपकली, चींटियां, है ना, और मतलब वो पटार टाइप की जो होती हैं, ये भी हमें बने हुए मिले हैं। इनके दो से 3 चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं सर। एक इसमें शिकार का बताया गया है, जिसमें हिरण शेर का शिकार करता हुआ मतलब शिकार कर रहा है ना। दूसरा जो एक इसमें एक शैल चित्र और मिलता है, वो ये है कि किसी उत्सव या समारोह, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, है ना, किसी को मतलब इस तरह से ले जा रहे हैं, है ना, वो एक अलग टाइप का है। मैं अभी कुछ जो मतलब शैल चित्र हैं वो आपके साथ में शेयर भी करूंगा। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा भली आदि मानव का जीवन या मानवीय सभ्यता के विकास का आरंभिक चरण था, लेकिन उत्सव धर्मी हम आज के नहीं है, हम लोग आदिकाल से हैं। एक्चुअली में ये आपके साथ यही चीज जानने के लिए आए थे, क्योंकि जैसी हम बात कर रहे हैं कि एक समृद्धशाली परंपरा में एक बहुत बड़े अतीत में हम लोग हैं, और शैल चित्र उसके बिल्कुल जीवित गवाह हैं। वो जिस समय बनाए गए थे सेम उसी परिस्थिति में है, लगभग वैसी की वैसी है, उनकी रंगीनता या उनकी जो चीजें खोई नहीं है। हम जिन खंडरों के बीच में है वो खंडर बहुत पुराने हैं, आधे गिर गए हैं, पता नहीं उस समय कितना भव्य और व्यापक स्वरूप था। मगर शैल चित्रों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जिस इलाके में, जिस जिले में हम रह रहे हैं, वो कितना पुराना और कितने पुराने जमाने में भी समृद्धशाली था। आप अपनी जो पीपीटी जरूर इस पर दिखाइए लोगों को, ताकि और लोग समझ सकें। ये जो मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी अमन जी के साथ हम बीते सप्ताह देवकानी मंदिर के पास गए थे, तो उत्तर दिशा में करीब आधे किलोमीटर दूर एक वैष्णव संप्रदाय का
भगवान विष्णु को समर्पित जो मंदिर है, और उस मंदिर की छत पर इस तरह की जो रॉक पेंटिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और हेमंत जी ने वहीं से जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे बात भी की थी, और संभवतः ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज अशोकनगर जिले के इतिहास को लेकर हो सकती है। यार इस पर आप दोनों मेहमानों के साथ फिर आएंगे, अभी हमारे दूसरे मेहमान उनकी तरफ जाते हैं। तो प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रशांत तो लगातार काम भी कर रहे हैं, इस समय खुद भी जो है इसी तरह के शोध प्रबंधन में पुणे और उसके आसपास जुड़े हैं। तो प्रशांत, आप मुंगावली से आते हैं, मुंगावली के आसपास भी एक बड़ा समृद्धशाली जो है संप्रदायों का जो है इलाका है, तो कैसे देखते हैं, कुछ काम भी किए हैं आपने, अशोकनगर जिला कहाँ लगता है धरोहरों को लेकर? सबसे पहले प्राचीन विरासतों को नमन करते हुए मैं सभी को विश्व विरासत दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, शुरुआत में आपने जिस तरीके से वेरिएशन शब्द का यूज किया, तो हर साल विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है, तो इस बार विश्व विरासत धरोहर का जो ध्येय वाक्य है वो है डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, जिसका मतलब विविधता की खोज और उसका अनुभव करना। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम विरासतों की विविधता की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जहाँ सांची के बौद्ध स्तूप है, जहाँ भीमबेटका है और खजुराहो के मंदिर हैं, तो ये तीनों विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश है। और यदि हम इनका संबंध अशोकनगर जिले से जोड़ें तो सम्राट अशोक के कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष हमको तूमेन में मिले हैं, और हमको भीमबेटका के शैल चित्र के समकालीन जो शैल चित्र हैं वो अशोकनगर जिले के कई सारे पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, उसी मंदिर की शैली की तरह हमको मुरायता मंदिर और कदवाया के साथ साथ कई सारे पुरास्थलों के उसी प्रकार के मंदिर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मुंगावली की, तो मुंगावली जो ब्लॉक है वो पुरा सभ्यता के लिए काफी ज्यादा धनी है। मुंगावली से लोअर पैलोलिथिक से लेके और वर्तमान ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग जो कि मुंगावली में खुली जेल है, तो लगभग इतना लंबा चौड़ा इतिहास यहाँ मुंगावली की धरती पर है। और मुंगावली में कई सारे पुरास्थल हैं, जैसे रामटोलिया एक पुरास्थल है जिसमें जीवाश्म काफी मिलते हैं, और निसई के पास में एक मंदिर है, और उसके बाद में मल्हारगढ़ का किला है। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारे सती स्टोन और हीरो स्टोन मिल जाते हैं। मुंगावली में खुद एक महल हुआ करता था जो कि अब वहां पर नहीं है। उसके अलावा भी मुंगावली में भी कई सारे सती स्टोन, हीरो स्टोन, और सहराई के निकट वर्खा का विशाल जलप्रपात जिसके किनारे कई सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के जो पुरास्थल है वो मुंगावली के आसपास और उससे लगे क्षेत्र में लगातार मिल रहे हैं। अच्छा, एक गांव है इंदौर, तो उसको लेकर आपने काम किया, हम उसके साथ वहां गए थे। मुझे नहीं लगता कि गांव में इतनी विभिन्नताओं के साथ जिस तरह से विश्व हेरिटेज का इस बार का कंसेप्ट है, या इस तरह आज इस बार उनको समर्पित किया है, तो उस गांव के बराबर की चीजें तो अशोकनगर क्या, मुझे लगता है प्रदेश भर में शायद ही कहीं किसी एक गांव में रही होंगी। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ईदौर जो ग्राम है वहां पर शैव जैन के जो धर्मावलंबी हैं वो वहां पर निवास करते थे। और कदवाया के बाद में जो मैं मानता हूँ जो सेटलमेंट हुआ, या कदवाया के कंटेम्प्रेरी या उससे पहले, तो ईदौर ग्राम में वहां पर लगातार जैन परिवार वहां पर लगे, जिसके साक्ष्य अभी भी मिलते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में जैन मंदिर के साथ साथ वहां पर सती स्टोन, हीरो स्टोन, वहां पर एक मोनेस्ट्री भी है। वहां पर जो मंदिर है शिव मंदिर, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। तो एक ही गांव में इतने बड़े पैमाने पर पूरा संप्रदाय को मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत ही कम गांव हैं जहां पर इस तरीके की पूरा संपदा देखने को मिली है। बिल्कुल, चलिए गांव से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश कहिए, पूरे देश कहिए, या दुनिया भर में एक ऐसा स्थान है हमारे पास जो अशोकनगर जिले की बड़ी पहचान बनता है, और उसको हम चंदेरी कहते हैं। और चंदेरी से हमारे साथ जुड़े हैं नीरज वर्तमान जी, क्योंकि पुरातत्व एवं पर्यटन संवर्धन समिति के सदस्य भी हैं हमारे साथ, और उस पर लगातार काम भी करते रहते हैं। टेक के माध्यम से उन्होंने बहुत काम किया है। तो नीरज जी, पहले तो विश्व विरासत दिवस की आपको बहुत बधाई। और चंदेरी को लेकर जो कुछ थोड़े बहुत चीजें संरक्षित करने का प्रयास हुआ भी है, मगर चंदेरी को आप आज के दिन विशेष के लिए कैसे देखते हैं, और कितनी संभावनाएं आपको वहां नजर आती हैं? आप सभी को विश्व विरासत दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। और ये बड़े खुशी का मेरे लिए पल है कि इस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जहाँ तक एज फार एज चंदेरी इज कंसर्न, हमारे जिले में
चंदेरी नो डाउट सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। जिले के अन्य स्थानों के मुकाबले चंदेरी शायद ज्यादा विरासतों से लबरेज है या जो है समृद्ध है। अभी रिसेंटली मेरी एक पुस्तक रिलीज हुई है जिसमें लगभग चंदेरी और चंदेरी के आसपास के 423 मॉन्यूमेंट्स को हमने जो है दस्तावेजीकरण किया है। जो पुस्तक अभी अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है और उस पुस्तक में हमने तकरीबन हर एक प्रकार की प्राकृतिक और टेंजिबल इंटेंजिबल सभी तरह की विरासत को हमने सम्मिलित किया है। तो चंदेरी में और चंदेरी के आसपास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक हिडन है। आज भी चंदेरी को पहचान की आवश्यकता है। आज जब से सोशल मीडिया आया है, नो डाउट चंदेरी को बहुत पहचान मिली और सम्मान भी मिला है और हम गर्व से ये कहते हैं कि हम चंदेरी वाले हैं। वर्तमान में चंदेरी में भी 9 मॉन्यूमेंट्स जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत संरक्षित है और 2014 से पहले सिर्फ 4 मॉन्यूमेंट ऐसे थे चंदेरी के अंदर जो राज्य पुरातत्व अभिलेखागार के संरक्षण में थे। आज की तारीख में अधिसूचना जारी होने के बाद 2015 से यहाँ पे 54 मॉन्यूमेंट आज की तारीख में राज्य पुरातत्व द्वारा संरक्षित है और शेष जो अभी भी कई ऐसे विरासत स्थल है जिनको संरक्षण की आवश्यकता है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी संरक्षित किया जा सके। साथ ही साथ ये भी प्रयास है कि जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि विरासतों के असली स्वामी हम समाज के लोग हैं, तो वो इसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करें। तो इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसमें अपना ऑनरशिप महसूस करें कि विरासतें हमारी हैं, ना कि सिर्फ सास की जिम्मेदारी। यह भी एक प्रयास हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं और अभी कुछ अशोक नगर आपके साथ आज खड़ा हुआ है विश्व विरासत दिवस पे। जितने लोग इसको देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो जरूर समझने का प्रयास करें कि हम उनके बीच में क्या लेकर आ रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो आपको बहुत धन्यवाद और बधाई। मगर मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा था कि चंदेरी की एक अकेली साड़ी छोड़ दीजिए, चंदेरी के बड़े बड़े महल छोड़ दीजिए, वहां की बावड़ियां छोड़ दीजिए, एक नहीं ऐसी कम से कम जिन विविधताओं की हम बात करें तो मुझे लगता है कि 10-20 अलग अलग तरह की चीजें होंगी, क्योंकि जैन चौबीसी है, खंडारगिरी है, वहां पर जो बने मुगल काल के मस्जिद हैं या दूसरी चीजें हैं वो मान लीजिए, चाहे शिशुपाल की नगरी के तौर पर उसे मान लीजिए, तो कितनी पहचानों के साथ चंदेरी इतनी समृद्धशाली चीज है कि लगता है कि प्रदेश में या मध्य प्रदेश में तो उसको एक बड़ा नाम मिलना ही चाहिए था। कितना और समझते हैं कि हम लोग ओरछा के या आसपास के झांसी या महेश्वर या जो भी सांची जैसी जगह है उनसे भी कमतर हैं, जबकि उनसे कई गुनी चीजें हमारे पास हैं। जी बिल्कुल, मैं इस विषय में एक बात और मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा उस पुस्तक के बारे में जिस पुस्तक का प्रकाशन AIGGPA अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सहयोग से ये किया गया है। तो इस पुस्तक का जो है प्रेरणा जो मेरे को हुई कि बहुत कुछ अभी तक अभिलिखित नहीं हुआ चंदेरी में, तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे इसके कारण बने थे आर परशुराम साहब जब मुख्य सचिव हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनके साथ मदन मोहन उपाध्याय जी ने, ये एडवाइजर थे AIGGPA के, उनको चंदेरी जब विजिट कराया था तो उन्होंने खुद इस बात को मुझसे कहा, नीरज जी चंदेरी को घूमने के लिए, चंदेरी को देखने के लिए 3 दिन कम पड़ते हैं, लोग खजुराहो जाते हैं, लोग ओरछा जाते हैं, वो तो सब यहाँ एक कोने में समा जाएगा। चंदेरी को एक्सप्लोर करने के लिए तो हमें 3 दिन भी कम पड़ते हैं, इतना कुछ हमारे पास है। हर युग हर काल के बारे में जानने के लिए हमें चंदेरी पर्याप्त है। चंदेरी में मुगल काल का भी मिलेगा, तो चंदेरी में आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलेगा, स्थापत्य के बारे में जानने को मिलेगा। 218 साल तकरीबन बुंदेलाओं ने राज किया, तो उसके बारे में प्राकृतिक विरासतों के बारे में जानने को मिलेगा। ऐसा हर युग हर काल में प्रथम शताब्दी तक के जो है चिन्ह यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इससे एक चीज और साबित होती है कि यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरानी है और जो कि अभी भी शोध मांग रही है। क्योंकि मोहम्मद साहब से जब मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने तक इस बात को स्वीकार किया था कि हमने ASI ने जो काम किए हैं, यहाँ जो जैसा था उसको हमने संजो कर रख दिया है। अभी भी चंदेरी में बहुत कुछ खोज की आवश्यकता है। कोई भी एक सिंगल एक्सकेवेशन चंदेरी में आज तक नहीं हुआ है। आज तक ना बोरी चंदेरी में ना चंदेरी में कोई भी किसी प्रकार का शोध कार्य नहीं हुआ है। ये उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था। मुझे ध्यान आ रहा है कि कलेक्टर हुआ करते थे BS जामोद, उन्होंने अपने प्रयासों से चंदेरी सब शुरुआत भी कराने का प्रयास किया था, हुआ भी वो, मगर कुछ समय बाद फिर वो बंद हो गया।
और चंदेरी फिर से दोबारा से उसी पहचान के लिए परेशान हो रही है। तो हम लोगों की प्रयास है, कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कि हम विश्व पटल पर चंदेरी के बहाने अशोकनगर जिला आएगा। मगर और छोटी-छोटी जगह भी है, फिर दोबारा से कोशिश करूँगा आपके पीछे आने की। मगर हेमंत जुड़ रहे हैं, हेमंत से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। दरअसल हेमंत के साथ हम तूमैन गाँव पहुँचे थे। तो तूमैन गाँव को जितनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, जितनी किंवदंतियों के लिए जाना जाता है या लोक कथाओं के लिए जाना जाता है या उसके पुराने स्वरूप को अगर देखा जाए तो हेमंत जी आप चंदेरी और इन सब चीजों को तो सुन ही रहे हैं। तूमैन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपने उस पर काम किया और एएसआई और दूसरे जो है संस्थाओं ने भी प्रचुर मात्रा में वहां से जो है मूर्तियां प्राप्त की हैं, खुदाई हुई है वहां पर। हेमंत द्विवेदी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप में से कोई सुन पा रहा है मुझे? मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है शायद। अतुल जी आप मेरे सवाल को सुन पाए? तूमैन को लेकर आप कुछ बता पाएंगे? जी, तूमैन एक्चुअल में शैव और शाक्त परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ पे नाथ संप्रदाय का एक गढ़ माना जाता है और ये सुंग और मौर्यकाल के समकालीन ये स्थल रहा है ना। और अभी कुछ कयास भी ऐसे लगाए जा रहे हैं। अध्ययन का विषय है कि तूमैन से भगवान श्री कृष्ण का कनेक्शन भी संभवतः कुछ समय बाद आ सकता है, कहीं ना कहीं एक विक्रमादित्य से हाँ, यहाँ का कनेक्शन लोग बताते रहते हैं। किंवदंतियों में राजा मोरन ध्वज और तुंग ध्वज की जो कहानी हम पुराणों में देखते हैं, भागवत पुराण में, वो भी यहाँ के मंदिरों में उल्लेखित है। जी जी जी, बिल्कुल 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 उल्लेखित है। अब जी, इसके अलावा हम हेमंत जी अगर स्क्रीन पे हैं तो कृपया अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। हेमंत, तूमैन पे मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, क्योंकि आप अभी नहीं थे तो अतुल जी अपनी बात रख रहे थे। तूमैन के बारे में कई समय पर अलग अलग तरीके से शोध और खोद के कार्य हुए हैं। तो सागर हो या ग्वालियर हो या दिल्ली, सब जगह वहां की मूर्तियां हैं और अभी भी वहां के मंदिर के पास बने संग्रहालय में हजारों मूर्तियां रखी हुई हैं। तो किस तरह देखते हैं आप तूमैन को? तूमैन तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मुझे लगता है। सागर स्क्रीन पे आइए, आपका चेहरा स्क्रीन से बाहर हो रहा है। अच्छा, मैं आवाज कम आ रही है ना? एक सेकंड में। नहीं, अच्छी आ रही है आपकी आवाज। नहीं, मुझे आवाज कम आ रही थी एक्चुअली, मैं पास में कर रहा था सुनने के लिए। एक्चुअल में क्या है कि सागर विश्वविद्यालय ने जो काम किया है 74-75 के आसपास तूमैन में, इसके बाद अभी तक तूमैन पे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो तूमैन पे काम होना चाहिए और प्रशासन के स्तर पर हो या विश्वविद्यालय या शोध संस्थान कोई काम करें तो अशोकनगर को वहां से बहुत सारी नई चीजें मिल सकती हैं जो अशोकनगर के पुरा संपदा को या इतिहास को मुझे लगता है कि बहुत पीछे तक ले जाएंगी। एक चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ एक और जोड़ना चाहूंगा कि हम तूमैन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि करीला से जैसे कि मैया सीता का संबंध जोड़ा जाता है, और एक और जगह है जिसका सीता जी से संबंध जोड़ा जाता है, सीतामढ़ी। थुबोन के पास में एक जगह है और कहा जाता है कि जब वो सीता जी उस जंगल में से निकल रही थी, चूंकि वो जंगल में ही ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था उस समय, तो जंगल से जब वो उस गुफा की तरफ गई जो करीला के आसपास हुआ करती थी, उस समय वो कुछ समय सीतामढ़ी में भी उन्होंने बिताया। तो उससे हमें लगता है कि सीता जी का भी शायद कोई संबंध रहा हो, इसलिए एकदम से यहाँ 2-2, 3-3 जगहों से उनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक तो वो भी चीज है जो हमें पौराणिक काल से जोड़ती है और वैदिक काल से जोड़ती है, और गुप्ता काल या मौर्यकालीन बहुत सारे पुरावशेष शायद तूमैन से मिल सकते हैं। चलिए, हम तूमैन की बात कर चुके हैं, चंदेरी की कर चुके हैं, मलारगढ़ की, सनसई की हो गई है, इंदार की भी हो गई है, मगर एक जगह और है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, वो है कदबाया। कदबाया भी उसी तरह की एक साइट है, वहाँ इतिहास मिलता है, धर्म मिलता है, पुरातत्व मिलता है। आसपास कई सारी ऐसी जगह है जो एक पूरी श्रृंखला बनाती है जो है शैव मत को लेकर, जो है मठों को लेकर जो है। तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप वहां से हैं और लंबे समय से काम भी कर रहे हैं उस पर। कदबाया मुझे लगता है चंदेरी के बाद में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अगर अशोकनगर जिले में कहीं आते हैं तो वो कदबाया है। और कदबाया चूंकि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कदबाया के लिए जो शोधार्थी हैं या
पुरातत्व विभाग के जो भी अधिकारी रहते हैं या प्रोफेसर रहते हैं वो बहुत पसंद करते रहे हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो वहाँ की HOD आई थी, उन्होंने तो ये तक कहा मुझसे कि हमें लगता है कि अग्नि पुराण जिस जगह पे लिखी गई है शायद वो जगह कदवाया और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो कदवाया शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांत संप्रदाय का बहुत बड़ा सेंटर था। इसको पूरे भारत के इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं। कदम गुहा करके ऐसा कुछ नाम आता है ये? हाँ, प्राचीन नाम उसका कदम गुहा मिलता है और उससे भी पहले कदंडी ग्राम मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि कदंडी ग्राम की 3 सेठानियां नागा, पुष्पा और देवभागा, इन्होंने सांची के स्तूप के निर्माण के समय दान दिया है। तो उसके संबंध में ये कहा जाता है तूमैन में भी आती है। तूमैन में भी जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो वहां के लोगों के द्वारा भी सांची के जो है स्तूपों में जो है दान की जो है बातचीत सामने आई है। ये असल में क्या था कि सांची में जिस समय स्तूप बनाए जा रहे थे, ये बहुत बड़ा काम था उस जमाने में भी। तो इस क्षेत्र के जगह जगह से जहां भी नगर थे, यहाँ सेठ रहते थे या जो अपना दान दे सकते थे, उन सभी लोगों ने वहां पे दान दिया है। तो उसमें तूमैन भी था और अपना कदवाया भी था, और भी कई जगह रही होंगी शायद जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। और चूंकि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में शायद तूमैन में भी 2 स्तूपों के अवशेष हमको मिले हैं। देखिए तो एक ये चीज पूरा और परसों में देवकानी मंदिर के पीछे जो है जो स्मारक था उस पर एक इबारत लिखी हुई देखी थी, उसमें सन दिख रही थी हमको 1352। तूमैन जाते हैं तो तूमैन में भी बकायदा लाखा बंजारी की गढ़ी में 6 लाइन की जो है पुरानी चीज लिखी हुई है, जिसको डिकोड कर लिया गया है। इसके अलावा और भी कई जगह हमको इसी तरह की शिलालेखों पर जो है चीजें लिखी हुई मिलती हैं। तो इनसे ये तो क्लियर होता है कि जो समृद्धशाली व्यवस्था थी या जो बड़े बड़े मंदिर थे उनसे जुड़ी चीजें भी हमको सामने आती हैं। मगर एक सवाल जो मैं शुरुआत कर रहा था, आप सभी लोगों से लेके जाऊंगा, आखिरी कर रहा हूं, कि कितना नुकसान हुआ है इस्लाम के समय में, मुगल के समय में? क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर वो आक्रमण मंदिरों पर या मठों पर या धर्म स्थलों पर नहीं होते तो हम कितने और समृद्धशाली होते? हेमंत जी, आपसे शुरुआत करें। निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये सब जो आक्रमण होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इससे पहले के जो सुल्तान थे उन्होंने डायरेक्टली यहाँ अप्रोच नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में स्पेशली क्या था कि इस क्षेत्र के जो मठ थे, ये जो भूमि रही है अशोकनगर जिले की, मुझे लगता है धार्मिक रूप से बेहद समृद्ध रही है। आप देखेंगे कि यहाँ आज भी हम देखते हैं सभी धर्मों के लगभग बड़े बड़े मुख्यालय हैं। तो कदवाया जो समृद्ध मठ हुआ करता था, वो मठ की अगर परंपरा बाद तक बनी रहती तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सेंटर होता पूरे भारत में परंपरा का। जब आप को कर रहे थे तो आपने बताया था कि मंदिर तोड़कर मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई थी, फिर खुदाई में पूरा मंदिर बना है ना, अभी भी है मस्जिद के अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और उस मस्जिद में मंदिर से ही जुड़े स्तंभ और पत्थर लगे हुए थे। तो जिन लोगों को काशी, मथुरा या विश्वनाथ समझ में नहीं आ रहे, वो अशोकनगर आकर भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में इतना अत्याचार हुआ है। हम भी उन्हीं जख्मों को जो है अतीत के इतिहास में जो है देखते रहे। अतुल जी, आप भी इस तरह पर लगातार काम करते रहे। आप तो साहित्य जो नया तरह से लिखा जा रहा है इतिहास, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो कितना लगता है आपको, कितना नुकसान इन विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और धरोहरों को लेकर किया है? जी, विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमें एक बात समझनी होगी कि हर काल की एक अपनी विशेषता रही है। चाहे हम सल्तनत काल की बात करें, चाहे मुगल काल की बात करें, या फिर हम औपनिवेशिक काल की बात करें, हर काल की एक अपनी विशेषता रही है। नुकसान तो हुआ है। धर्म, कला, संस्कृति, स्थापत्य को लेके जोड़ना, तोड़ना, मिटाना, ये सब एक अलग परंपरा का हिस्सा रहा है। हम एक चीज को समझना जो होगा कि जो आपने कहा कि इतिहास गलत तरह से लिखा गया, मैं मतलब वहां आता हूं आपके बीच में। तो एक्चुअल में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले का एक जो समय ऐसा रहा है कि जिस कालखंड में एक विशेष विचारधारा हावी रही, जिसे हम लोग वामपंथी या कम्युनिस्ट विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा या औपनिवेशिक विचारधारा से प्रेरित होकर के लोगों ने इतिहास को लिखा है। और उसमें कहीं कोर कसर ऐसी नहीं छोड़ी है
संभवतः जो मतलब जो हमें ये भाव दे कि हम गौरवशाली भारत के अंग रहे हैं। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे थोड़ा सा जो दुख होता है इस बात को, पढ़ा भी मैंने भी वही है जो आपने पढ़ा है, वही मैंने पढ़ा है, कि किस तरह से इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके जो आक्रांता हैं उनको है ना व्यवसायी बता दिया गया, महान तक बता दिया कुछ। हाँ, महान तक बता दिया। वो एक अलग विषय है, हम लोग उस पर कभी और दिन बैठेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कितना नुकसान किया है हमारी पुरा संपदा का। मान लीजिए अगर वो नहीं हुआ होता तो आज अशोकनगर जिला कहाँ खड़ा होता? नहीं, काफी अच्छी स्थिति में होता, बिल्कुल काफी समृद्ध होते हम। जब आज इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम इतनी स्थिति में हैं, इस मजबूत स्थिति में हैं, है ना। लेकिन हमें वो नुकसान उन आक्रांताओं द्वारा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस बात से हुआ है कि हमारा वास्तविक जो इतिहास है वो तथाकथित हिस्टोरियन जिन्हें मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि हम अगर मुख्य धारा में नहीं है, पर्यटन के मानचित्र पर नहीं है, पुरातत्व के मानचित्र पर नहीं है, तो संभवतः उसके पीछे कारण ये भी है कि जो लोग ये सब चीजें पहले डिजाइन कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, उनके लिए मठ, मंदिर, शैव, वैष्णव उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगे होंगे। और मुझे लगता है कि चंदेरी को छोड़कर बाकी कदवाय, तुमैन, ईदार या मलारगढ़ इन सब पर इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। बहुत अच्छी बात जानकारी दी। नीरज हमारे बीच में है और जो सबसे बड़ा नरसंहार कह लीजिए महारानी मेदिनी, महारानी रानी मणिमाला और उनके पति जो है, दोनों के साथ जो हुआ है वो अपने आप में इतिहास का हिस्सा है। उसके अलावा भी कितना देख रहे हैं चंदेरी को इस्लाम ने, खासकर मुगल ने कितना नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं चंदेरी क्या, मैं थोड़ा अशोकनगर के परिप्रेक्ष्य में 1 मिनट 60 सेकंड के लिए बात करना चाहूंगा कि आक्रांताओं ने जो नुकसान पहुंचाया है उससे ज्यादा नुकसान शायद हमारी आधुनिक संस्कृति भी पहुंचा रही है। हम इस बात को बड़ा गर्व से कहते हैं, वो कह सकते हैं, वो कहना चाहिए हम अशोकनगर जिले वालों को कि हम एक ऐसी नदी की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो पौराणिक। और नदी, उर्वशी नदी का एक डॉक्यूमेंटेशन सख्त जरूरत है। मैं उस प्रयास में हूँ कि जिस तरह गंगा का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, दस्तावेजीकरण किया गया है, ऐसे और नदी का किया जाए। और नदी के आसपास हमें प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता तक के इतने सारे चिन्ह और निशानात मिलते हैं। आपने महुवन का नाम भी छोड़ दिया, महुवन में भी बहुत सारे शैव, वैष्णव और जैन मंदिर बहुत मिलते हैं। बहुत पुराने मंदिरों के अवशेष वहां पे भी प्राप्त होते हैं। एज फार एज चंदेरी कंसर्न, जो हम चंदेरी के विषय में अगर हम आते हैं तो चंदेरी के बारे में बता दूं कि हमें अभी एक खुदाई में 1290 का मंदिर का पिलर मिला था, अभी जब चंदेरी में एक सड़क बन रही थी जिसमें राजा बीरपाल के बारे में जिक्र था। तो जब 1305 के आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी में जीत हासिल करी है और सिपहसालार बिठा के आगे बढ़े हैं, वो तब तक के भी अगर समृद्धशाली इतिहास को देखा जाए तो तब तक हमारे आसपास कितने मठ, कितने मंदिर बने हुए थे। एक मैं छोटा सा उदाहरण और दूं बैठी मठ का। बैठी मठ पर, जो बैठी मठ है चंदेरी के पास में, ये खदान क्षेत्र में, वहां पर संख लिपि में लिखा हुआ एक जो है हमको अभी मिलता है अभिलेख, और वो उसको हमारे ही राज्य पुरातत्व विभाग ने उल्टा रख दिया। तो ऐसी कई हम लोग चूक आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे जितने जो भी प्राचीन हमारे धरोहरें हैं, आज भी हम उनके प्रति इतने जागरूक नहीं है कि हम उनका भी अस्तित्व खोते जा रहे हैं। और दिनों दिन इस चीजों से हम कहीं ना कहीं फिर पछताएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब लोग इस चीज के लिए भी थोड़ा सा जागरूक हों कि ये धरोहरें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजोकर रखने के लिए सौंपी है। हम इसको आगे आने वाली पीढ़ी को और अच्छे से संजोकर सौंपे। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जब इसी प्रयास में नीरज जी के पूर्वजों ने जिस तरह की थाती हम लोगों को छोड़ी है, गिने चुने लोग हैं पूरे जिले भर में जो इस पर काम कर रहे हैं। उनमें कुछ लोग आप हमारे साथ में, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए अलग अलग कारणों से, मगर इसको समझना बहुत सारे लोग चाहते हैं और हम उन लोगों के लिए इसी तरह का ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि जब हम ये अशोकनगर की धरोहरों का कार्यक्रम करते हैं तो बाद में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि इसमें ऐसी चीज भी हमने देखी है, ये भी है। तो मैं उन सब लोगों को आज आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि अशोकनगर जिले के पुरातत्व से लेकर उसके इतिहास को लेकर
किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आपके पास में है तो आप जरूर हमको शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसको लेकर करें। और नदी पर एक स्पेशल कार्यक्रम किसी दिन किया जाएगा, उसमें आप भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उसको लेकर बहुत जरूर। सारी चीज हमारे जेएन में है। हम उसके पहले और भी लोग काम कर चुके हैं, तो कितनी बड़ी चीज है वो हम बाद में बताएंगे। मगर आज के लिए आप चारों पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप जुड़े इस कार्यक्रम में इस दिन विशेष के लिए। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने समय दिया उसके लिए।